A block was thrown on a rough floor with kinetic energy K0. It stops after a distance S. What was kinetic energy after moving a distance S/3? कोई ब्लॉक को रॉक फ्लोर में फेंके, काइनेटिक एनर्जी K0 लगा के, रुका तो यहाँ पे रुका, कितना दूर पे, S डिस्टेंस जाके रुका। बोला कि जब वो S/3 गया होगा तब उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो डिस्कशन करते हैं। ये रॉक प्लेन में फेंका गया है तो ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो वी डोंट नो हाउ इज द फ्रिक्शनल फोर्स। लेट F is frictional force। अब कोई ब्लॉक को K0 काइनेटिक एनर्जी में फेंके, S डिस्टेंस जाके रुक गया, मींस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। रिमेंबर इन फिजिक्स चेंज इन ए फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज रेफर्स टू फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव। ठीक है, सो यू से वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। तो क्या लिखेंगे? द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। तो हम क्या कहेंगे? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। धीरे धीरे पढ़ेंगे, सब कुछ को समझने की कोशिश करो। कोर्स खत्म करना हमारा जिम्मा है, हम कैसे करेंगे हमको मालूम है। ओके, तो पहला केस में K0 में फेंके, रुक गया S डिस्टेंस में, तो आप कहोगे F into S, that is the work done against frictional force, that is equal to loss in kinetic energy। कितना लॉस हो गया? शुरू में K0 था, कुछ नहीं है, it is equal to K0। This is the case given। The entire statement here, A was a block was thrown, a block was thrown like this। Block was thrown on a rock floor with kinetic energy K0, it stops after a distance S। यहाँ तक का स्टेटमेंट को हम एक छोटे से इक्वेशन में लिख दिए। पूछा है ये इनफैक्ट हुआ क्या? K0 माइनस 0 है ना, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। S/3 डिस्टेंस जाने के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? चलो मानते हैं K डैश होगा। अब यहां से यहां तक का देखिए कितना दूर गया है? F S/3। कितना लॉस हो गया? फेंके थे K0 में है K डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 है ना। जस्ट डिवाइड, यू फाइंड दिस 3 goes up, 3 is equal to K0 by K0 minus
के डैश, तो के डैश का वैल्यू कितना आ गया, के डैश का वैल्यू आ गया 3k0 माइनस के डैश इज इक्वल टू दिस, सो इट इज 2k0 बाय 3, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 2k0 बाय 3। चलो ओराली करते हैं, ओराली करते हैं। एस डिस्टेंस जाने से कितना वर्क होता है k0, s बाई 3 जाएंगे कितना वर्क होगा k0 बाई 3, k0 था अगेंस्ट फ्रिक्शन वार्डन हो गया k0 बाई 3, बच गया कितना वही काइनेटिक एनर्जी कितना k0 माइनस k0 बाई 3, दैट इज 2k0 बाई 3। ये हो गया ओरल अप्रोच। फिर से रिपीट करता हूं, व्हेन इट मूव्स ए डिस्टेंस s, वार्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हो गया k0, व्हेन इट मूव्स ए डिस्टेंस s बाई 3, वार्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा k0 बाई 3। अच्छा यहां से यहां तक जाने में वार्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हो गया है k0 बाई 3, मतलब उतना एनर्जी जा चुका है, खत्म हो गया है इसका, बाकी बच गया होगा, बाकी मतलब k0 से k0 बाई 3 खत्म हो गया, बाकी कितना है 2k0 बाई 3। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए सेम फंडामेंटल को काम में लगाते हैं। सेम फंडामेंटल को काम में लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हुआ यूं कि ये कोई एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक लगा है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ब्लॉक को हम टू राइट खींच लिए बाई डिस्टेंस a, यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू था, ये ब्लॉक को यहां से छोड़ दिया गया, ब्लॉक फिसलते हुए आएगा, यहां से आएगा लेकिन यहां पे नहीं रुकेगा और खुद इधर इधर जाएगा, लेकिन ये पूरा आने में उसका कुछ क्या है कि कुछ क्या कहते हैं वार्डन हो रहा है अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो ऑब्वियसली अगर ए डिस्टेंस से खींचेंगे छोड़ेंगे उसको, ये डिस्टेंस अगर ए है तो इधर ए तक नहीं जाएगा, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ए तक जाता, अब ये कुछ बी तक जाएगा, फिर से यहां से आएगा, फिर इधर और कम जाएगा, फिर और कम जाएगा, ऐसे होते होते रुकेगा। तो इधर ए डिस्टेंस से खींचे, बी हो गया इसमें कंप्रेशन। आई वांट टू नो व्हाट इज ए माइनस बी। क्वेश्चन इज the block was pulled to right, the block was pulled to right over a distance a, distance a, upon release the maximum compression in spring was B. Find A minus B. A तक खींच के छोड़ दिए, A आया यहाँ तक रुक गया। सो गिवन इट्स ए रॉक प्लेन, म्यू का वैल्यू आपको दिया गया है म्यू 0 ऐसे करके। नाउ लेट अस सी कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन सबको समझ में आ चुका है, हम यहाँ तक ब्लॉक को पकड़े खींच के फिर छोड़ दिए, मतलब जैसे हम छोड़े सिस्टम में क्या एनर्जी था, कहाँ एनर्जी था, ब्लॉक के पास तो काइनेटिक एनर्जी था ही नहीं, मतलब स्प्रिंग खींचा गया था तो स्प्रिंग में कुछ एनर्जी था। सो इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी SPE1 और इनिशियल कितना था, ए लंबा हो गया था हाफ के ए स्क्वायर। जब ये आके यहाँ पर पहुंचा है, स्प्रिंग कंप्रेस हो गया है बी, तो फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना है, चलो इस पोजीशन को ए कहते हैं, इस पोजीशन को बी कहते हैं। एट ए या क्या हो जाएगा हाफ के बी स्क्वायर, कब 8b,
ठीक है, तो कुछ लॉस हुआ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गया, कौन? फ्रिक्शन। अच्छा, लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी, लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। कितना लॉस हुआ? शुरू में था हाफ के ए स्क्वायर, बाद में है हाफ के बी स्क्वायर। कितना वर्क हुआ अगेंस्ट फ्रिक्शन? रास्ते में हर जगह उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा था। कितना? म्यू एम जी, क्योंकि वो स्लाइड कर रहा था। कितना दूर आया वो? ए प्लस बी, सो इट इज म्यू एम जी उसके अगेंस्ट में आया है, ए प्लस बी। सिंप्लीफाई करें तो मिलेगा हाफ के गोज का मान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एम जी ए प्लस बी। और आपको आगे आता है दिस इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी कैंसल्स आउट, ए माइनस बी रह गया, वो क्या हो गया? 2 म्यू एम जी बाय के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कि यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ था। ये हाइट ए है, ये बी है, ये सी है, ऐसे दिया गया है। यहां पर कोई ब्लॉक चलना शुरू करा। द ब्लॉक स्लाइडिंग फ्रॉम टॉप stops at P on floor। P पॉइंट में आके रुका। If mu is same everywhere, find mu। बताओ म्यू कितना है? अगर म्यू हर जगह बराबर है, यहाँ पे हर जगह म्यू बराबर है, तो बताओ म्यू कितना है? लास्ट previous class we have seen a concept. I hope you remember this. When a block slides down on an inclined plane having coefficient of friction mu in A to B motion, ये हम लोग पढ़े थे, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन in moving from A to B। refer to your previous class notes, you will get it। क्या था? है कोई बताने वाला? it was mu mg L depends upon the base length। अगर किसी को याद नहीं है तो मैं दोबारा समझाने के लिए तैयार हूं, अगर बोलोगे तो, और एल्स आगे बढ़ जाऊंगा। ये चीज में पहले डिस्कशन आपको कर चुका हूं, कैसे हुआ। मतलब यहां से फिसले या यहां से फिसले कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज म्यू एम जी एल, ये हम लोग कर चुके हैं पहले से। नाउ लेट अस गो टू द क्वेश्चन। चलो हम ये पॉइंट को नाम देते हैं ए, ये पॉइंट को नाम देते हैं बी। बी पे कहता हूं top from A stops at B on the floor। ठीक है,
बी पे आके रुका। तो चलिए यहां से आया, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं था, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। हाँ, तो नो गेन नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी था विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहाँ पे नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो गया है। ध्यान रहे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का बात बोलते वक्त में बताया था शुरू में, वार्डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज इज इक्वल टू लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी में स्पेसिफिकली काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोला था। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है मैकेनिकल एनर्जी। ओवरऑल लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी इज वार्डन अगेंस्ट द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पर भी मैकेनिकल एनर्जी लॉस हुआ। कौन सा मैकेनिकल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ। तो कहेंगे लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू वार्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी रेफर्स टू कौन सा मैकेनिकल एनर्जी लॉस हुआ है? ना पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है, काइनेटिक एनर्जी नहीं था, अब भी नहीं है, ना गेन हुआ ना लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी मालूम नहीं है। इसका मास को अगर एम एस्यूम कर लेंगे, यहां से यहां पर आया तो इट हैज कम डाउन बाय ए डिस्टेंस ए। लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी इज mgh that is equal to वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या है? अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना दूर आया, यहां से यहां तक आने में कितना वर्क हुआ अगेंस्ट फ्रिक्शन, यहां से यहां तक जाने में कितना वर्क हुआ, यहां से यहां तक आने में वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज म्यू mgb। और यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg था, कितना दूर गया c। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज म्यू mg इंटू c। ये सारा mg एक दूसरे को खा गए, उसमें से मिला म्यू इज इक्वल टू a बाय b प्लस c। म्यू इज इक्वल टू a बाय b प्लस c। क्वेश्चन नंबर 3 हमें समझ में आ गया। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सपोज हम कहेंगे कोई एक बॉल था जिसका मास था 4 kg, इसे कुछ 10 मीटर हाइट से गिरा दिया गया, नीचे मड रखा था, तो गिरा इतना ऊपर से तो अंदर घुस गया, कितना 2 मीटर घुस गया, फिर रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि अब छोटा नहीं होगा, उतना ही बड़ा रहेगा। लेकिन क्यों रुक गया? क्योंकि रास्ते में जब आ रहा था मॉड का एक रेजिस्टेंस फोर्स था, दैट इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओहो, तो हम कहेंगे ए बॉल ऑफ 4 kg ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट of 10 meters penetrates 2 meter into mud. Find resistance force. Resistance force provided by मड के चलते उसके ऊपर कितना रेजिस्टेंस फोर्स आया, कितना रेजिस्टेंस फोर्स आया, हमें अभी इसको निकालना है। ये ऊपर से गिरा आके यहाँ पे रुक गया, व्हाट इज द रेजिस्टेंस फोर्स? देखो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट सारा फिजिक्स बुक में आ चुका है ये, और ऑलमोस्ट सारा एंट्रेंस में भी आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन सेट करने वाले थके नहीं, इस क्वेश्चन को अभी भी डालते रहते हैं अलग अलग एंट्रेंसेस में। स्कूल वाले तो बड़े मजे लेके डालते हैं। अब इसमें देखना है कि ये जो ब्लॉक है यहाँ से गिरा यहाँ पर आया,
क्या इसका कोई मैकेनिकल एनर्जी लॉस हुआ? शुरू में देखो तो ड्रॉ किए, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं था, बाद में देखो तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, रुक गया यहाँ पर, तो देयर इज नो लॉस इन गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, हाँ पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी लॉस हुआ है। स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है वार्डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वार्डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी, लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहां पर आ रहा था? जब ये मड़ में घुसा, मड़मड़ा के घुसा, तभी उसके ऊपर ये फोर्स आया होगा, रोकने की कोशिश किया होगा। अच्छा, तो इस फोर्स के अगेंस्ट में कितना दूर गया? 2 मीटर गया, तो कितना वर्क हुआ अगेंस्ट दिस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? F into 2, दैट इज इक्वल टू लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में तो कोई बदलाव आया नहीं, शुरू में जितना था लास्ट में उतना है। पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब यहां से यहां तक आने में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ? mg इज द फोर्स, है ना, और वो कितना नीचे आया? 6 मीटर, सो इट इज 4g into 6 लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, तो हमें F निकालना था, क्या बड़ी चीज है। F हो गया 2g into 6, 120 जूल्स, सॉरी न्यूटन, तो हो गया 120 न्यूटन। द फोर्स इज 120 न्यूटन। इतना ही कैलकुलेशन इज नॉट रॉन्ग। सॉरी, मैं 6 कैसे लिखा? ये 10 plus 2, सॉरी सॉरी सॉरी, 10 plus 2 12 मीटर, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। सो इट इज 2g into 12, 2g into 12 हो गया तो 20 to 12 240, सॉरी वेरी सॉरी, अरे इतना बड़ा गड़बड़, मैं इसको 4 सोच लिया, ये 10 है। सो इट इज 240 न्यूटन। द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, द रेजिस्टेंस फोर्स इज 240 न्यूटन। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और ये हाइट है 4 मीटर, ये है 6 मीटर, ये ले लेते हैं, ये 8 मीटर, ये 6 मीटर। यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा था, ये ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ था, आपने इस ब्लॉक को खींचने लगे विथ ए फोर्स ऑफ से 25 न्यूटन। ब्लॉक का मास दिया है 2 kg, तो ब्लॉक वैसे भी फिसल जाता, आप खींच रहे हो तो और जल्दी जल्दी फिसलेगा, तो ये इसको खींच के लाने की कोशिश कर रहा है, तो फिसलते हुए ब्लॉक यहाँ पे आया, ठीक है। ब्लॉक ये 20 न्यूटन ले लेते हैं, कैलकुलेशन के लिए अपना आसान हो जाएगा, और 25 न्यूटन, ओके। इन फिगर शोन नेग्लेक्ट फ्रिक्शन, find the block was pulled from position A, the block was pulled from A to B, find its speed, at B, B में उसका स्पीड क्या होगा? फाइंड इट्स स्पीड एट B, ठीक है। I will not solve
द क्वेश्चन, हमारे क्लू हुआ टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस is equal to gain in kinetic energy. What are the different forces acting on this body when it is coming down? The different forces are the weight, the normal reaction and the pulling force. फ्रिक्शन तो है नहीं, तो हर एक फोर्स से कितना कितना वार्क हुआ देखो। नॉर्मल रिएक्शन के चलते क्या वार्क होगा, अरे तो इट वाज ऑलवेज मूविंग परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल रिएक्शन, लो वर्क डन बाय ग्रेविटी, यस सम वर्क इज डन, हाउ मच 2g, उसके डायरेक्शन में कितना गया 8 मीटर्स प्लस 25 न्यूटन, इसके डायरेक्शन में कितना गया 6 मीटर्स, दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। शुरू में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं था, एंड में व्हाट यू फाइंड, हियर विल बी सम वेलोसिटी, सम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, कितना है वो स्पीड आप कहोगे हाफ m v स्क्वायर, क्योंकि मास 2 kg दिया हुआ है, मिल गया v का वैल्यू, इट इज 160 प्लस 150 इज 310 4 मीटर पर सेकेंड। इज इट अंडरस्टूड? यस सर, यस सर। अगर खाली 25 न्यूटन का डायरेक्शन उल्टा कर देते, वो जो लड़का बताया था 10√10 उसका सही हो जाता, क्यों बताओ, वार्डन अगेंस्ट 25 न्यूटन हो जाता, तो ये माइनस हो जाता, 160 माइनस 150 10√10 हो जाता। ही मस्ट नोटिस, सदन देखना चाहिए सदन को कि वर्क इज डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये कौन सा फोर्स है मालूम नहीं है, इससे वर्क हुआ है, उल्टा नहीं है। होपफुली यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा सोच के बनाना। सपोज हम कहेंगे कि यहां पर कोई एक ऐसा शेप का इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन में यहां पर कोई एक ब्लॉक रखा गया था, कौन सा ब्लॉक, कितना मास, कोई जानकारी है नहीं। ये डिस्टेंस दिया है कि सपोज 3 मीटर है और ये डिस्टेंस से समथिंग लाइक 12 मीटर, ठीक है, ये 12 मीटर हाइट से इसको छोड़ दिया गया। दिस प्लेन इज स्मूथ, दिस प्लेन इज स्मूथ एंड हियर म्यू इज 0.5 सपोज। अब क्या होगा, ये ब्लॉक इधर से आएगा, अगर ये भी स्मूथ होता तो 12 मीटर से फिसला तो 12 मीटर तक चढ़ता, फिर से वापस आता और डेंस करते रह जाता। नाउ द क्वेश्चन इज, here being friction, a part of kinetic energy will be taken by the frictional force. While moving like this, some work is to be done against the friction. So obviously it will not rise up to the same 12 meter. अब इधर जो राइज करेगा 12 मीटर नहीं, उससे कम हाइट तक राइज करेगा, फिर से फिसलेगा, इधर और कम, धीरे 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 आके रुकेगा, रुकेगा तो कहाँ रुकेगा, स्टॉप समवेयर हियर। क्वेश्चन इज, यहां से कितना दूर पे रुकेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। रिलीज्ड फ्रॉम ए makes several oscillations and stops at P. Find BEP, the distance given, क्या दिया, given that the inclined planes are smooth, inclined plane smooth है, but the base plane is rough, whose mu is already given. ओके, इसको आपको ट्राई करना है, ट्राई करिए। लेट मी डू इट नाउ, मैं करता हूं।
ठीक है, अब मैं ट्राई करता हूं। पहले कोई क्वेश्चन आता है ना, पहले इसको फिजिकली समझो तो क्या हो रहा है। ये यहां से फिसलेगा तो नीचे जब आएगा, हम तो ऑर्गेनाइज पावर चैप्टर कर रहे हैं तो कम से कम वार की बात आएगा, फ्रिक्शन तो है नहीं। तो ये रास्ता जानने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जब वो यहां से यहां पर आया, फिर इधर चढ़ गया, फिर आया, ऐसे करते करते रुका, क्या उसका मैकेनिकल एनर्जी लॉस हुआ? हाँ हुआ। शुरू में उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी था, अब नहीं है। क्यों लॉस हो गया? बिकॉज इट डिड सम वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। तो हाउ वी कोरिलेट देम? वी कैन से वर्क डन against friction is equal to loss in potential energy। क्यों? काइनेटिक एनर्जी तो लॉस नहीं हुआ, शुरू में जीरो था, अब भी जीरो है। लेट ये कितने बार इधर उधर हुआ होगा, वो भी एक क्वेश्चन है, कितने बार इधर उधर होगा। लेट इट मेक्स n ट्रिप्स, मान लेते हैं कि n ट्रिप किया हो इधर उधर, ठीक है। एक ट्रिप में यहां से यहां पर गया तो व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन? मास दिया नहीं है, वी अस्यूम म्यू mg हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। कितना दूर गया उसके अगेंस्ट में? 3 into 3। एक ट्रिप में इतना वर्क डन हुआ अगेंस्ट फ्रिक्शन। अगर वो n ट्रिप्स किया है तो that into n is the work done against friction, that is equal to loss in potential energy। कितना लॉस हुआ? यहां से आया, यहां पर रुक गया, कितना नीचे आया? 12 मीटर, mg गए, क्या मिला? म्यू का वैल्यू 0.5 दिया है, 0.5 into 3n is equal to 12। तो n कितना आया? how much is coming n? ये 1.5 डिवाइड कर दो, कितना हो गया? हाँ, it is coming out to be 12 by 3, that is 8। हाँ, ये तो होल नंबर आ गया, 8 ट्रिप्स कर रहा है। अच्छा, जब ये जाएगा, एक ट्रिप करेगा, कहां पर होगा? इधर। 2 ट्रिप के बाद इधर, 3 ट्रिप के बाद इधर, 8 ट्रिप के बाद कहां पर होगा? बी पे। सो अल्टीमेटली टू स्टॉप एट पोजीशन बी, डिस्टेंस बीपी विल बी 0। हाँ, अगर ये 8.5 या 8.3 कुछ आता, फ्रैक्शन आता, तो फ्रैक्शनल डिस्टेंस आता 3 मीटर का, उतना फ्रैक्शन जाता। सपोज ये 8.5 आता तो आप क्या कहते? यहाँ पे 8 ट्रिप का पूरा हो गया और 0.5 ट्रिप, एक ट्रिप में जाता है 3 मीटर, 0.5 ट्रिप में जाएगा 1.5 मीटर, तो ये डिस्टेंस 1.5 होता। लेकिन ये तो होल नंबर आ गया, ठीक है। क्योंकि ये होल नंबर आ गया तो आप कहोगे कहां पे रुकेगा ये? इट विल स्टॉप एट बी। अगर ये 9 आता, ये 9 आता तो कहां पर रुकता? बताओ। सी पे रुकता। यस, तो समझ में आ गया। सो इट मेक्स 8 complete trips and stops at B। BP is equal to 0। तो यहीं पे आके रुक जाएगा। कितने बार इधर उधर करेगा, फिर आके यहीं पे रुक जाएगा। चलो दिमाग लगाओ और बताओ, यहां पे रुकने से पहले वो ए से आ रहा होगा कि सी से आ रहा होगा? सी से आ रहा होगा। क्योंकि आप ये 8 को देख के बोल रहे हो। अदरवाइज सोचो, अगर ए से आ रहा होगा तो कुछ एनर्जी रहेगा, इधर क्यों रुकेगा और आगे रुकेगा? इधर से आ रहा होगा तो स्लो होगा और आके यहाँ पे रुक सकता है। सो यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, नाउ यू हैव विजुअलाइज्ड। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 7, यहां पे कोई एक ब्लॉक रखा है,
ध्यान से देखना, ये ब्लॉक फिक्स्ड है ब्लॉक। मैं यहां से एक बुलेट फायर करता हूं, ठीक है। जब एक बुलेट को मैं फायर किया तो ये आके इसके अंदर घुसा और रुक गया, कुछ दूर घुसा, कितना दूर घुसा, से इट एंटर्स ए डिस्टेंस L एंड स्टॉप्स। बुलेट का मास दिया है m और ये ब्लॉक का मास ऐसे ही कुछ ले लेते हैं 99 m, तो कैलकुलेशन के लिए आसान होगा, दोनों को m के टर्म पे ले रहे हैं, लेकिन ये फिक्स्ड है। अच्छा, अगर ये ब्लॉक को हम पकड़ के रखते हैं, बुलेट फायर करते हैं, ये L डिस्टेंस अंदर घुसा, मान लो ब्लॉक को हम पकड़ के नहीं रखते हैं, फ्री है मूव करने के लिए, नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, अब फायर करेंगे, जैसे ही घुसेगा उसके साथ साथ ब्लॉक भी आगे निकल जाएगा, तब भी ये इसके अंदर घुस जाएगा। मान लो तब ये इसके अंदर x घुस गया, आपको सोच के बताना है x इज इक्वल टू L, ग्रेटर देन L, लेस देन L, क्या होगा सोचो, पकड़ के रखें फाइव, it will be less than, yes, this is from your experience only you are telling, but let us use physics to find out what will be the depth of penetration. In figure shown, when block is fixed, bullet enters to a depth L. If block were free to move, what would have been the depth of penetration? कितना अंदर घुसता वो आपको निकालना है। ये तो हो गया है, ट्राई करोगे कि मैं शुरू हो जाऊं, बताओ। असली चीज है कि आप सोच ही नहीं पा रहे हो। लेट मी डिस्कस व्हाट इज हैपनिंग। दोनों ही केस में जो रेजिस्टेंस फोर्स मिलेगा उसको घुसने में वो बराबर रहेगा, लेकिन पहला केस में ब्लॉक का, बुलेट का सारा काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया, रुक गया हो। दूसरे केस में बुलेट एंड ब्लॉक आर मूविंग टुगेदर, मतलब पूरा काइनेटिक एनर्जी खर्चा नहीं हुआ, कुछ बच गया है। इसका मतलब पहला केस में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज मोर, दूसरे केस में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज लेस। नाउ यू थिंक इफ यू कैन। चलिए पहले हम ये ब्लॉक को फिक्स कर दिए, निकालेंगे कि कितना घुसा दिया है L। लेट रेजिस्टेंस फोर्स इज F। चलो मानते हैं कि इसको हम कुछ वेलोसिटी u में फेंके और u में फेंके, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, F L M U में क्या रिलेशन लाएंगे, कहेंगे लॉस इन वर्क डन अगेंस्ट F इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अगेंस्ट F कितना वर्क हुआ, घुसा अंदर, तो L के अगेंस्ट में, F के अगेंस्ट में L डिस्टेंस गया है, सो F L कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ सारा। चलो P स्क्वायर बाय 2m लिखते हैं, मान लेते हैं कि इसका मोमेंटम P था, तो P स्क्वायर बाय 2m, P क्या था, मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी, P स्क्वायर बाय 2m। ये हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस में बुलेट ऐसे था, ब्लॉक ये था, ब्लॉक वाज फ्री टू मूव, तो ये जब घुसेगा ब्लॉक इसके अंदर घुस जाएगा, कितना दूर वही तो निकालना है। अब घुस गया है कुछ डिस्टेंस x और ये अरेंजमेंट मूव करने लगा है। अगर शुरू में इसका मोमेंटम p था एंड आई कंसीडर दिस होल एज ए सिस्टम, नो एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, द मोमेंटम हैज टू बी कंजर्व्ड। नाउ दे ऑल टुगेदर मूव विद द सेम मोमेंटम, बट नाउ द मास इज not 99 m,
one other m is added. Altogether this has become 100 m. तो here again work done against friction करने के बाद कितना आसान लगता है देखो, against F is equal to loss in kinetic energy, किसका? सिस्टम का, ठीक है। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना वर्क हुआ? अभी x घुसा है तो F into x that is equal to कितना लॉस हुआ? शुरू में कितना था? p स्क्वायर बाई 2m, अब कितना है? p स्क्वायर बाई 2 into 100m, है कि नहीं? Now simplify, how much it is coming out to be? It is coming 100, that is 99 p square, 99 p square by 2m हो गया। ये हो गया हमारा केस 2 का इक्वेशन नंबर 2, है ना। अगर ये बात है, जस्ट डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, fx by fl is x by l, that is equal to this by this, तो क्या हो जाएगा? 99 और 1 by 99, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, 200 है नीचे, सॉरी नीचे 200 है, तो कितना हो गया? 99 by 200। तो x का वैल्यू कितना आएगा? x will be 99 by 200 into L, which is less than L। क्या मैं सबको 200 हो गया? पी स्क्वायर, अरे ये नीचे 2 था, ये 100 था, मैं सीधा 100 यहाँ पे ले आया, पहले 2m बाहर ले लिया, अब 1 minus 1 by 100 is 99 by 100, तो 200 हुआ। मैथमेटिक्स के लिए 99 by 200, सर वो 99 का 100 होगा। अच्छा 2 कट जाएगा, रेशियो करेंगे तो 2 कट जाएगा, ये आएगा 100, यू आर करेक्ट। तो ये हो गया 99 by 100 L, 99 L by 100। So depth of penetration will decrease by just 1%. Depth of penetration will decrease by just 1%, ठीक है। समझ में आ गया सबको? Yes sir. A block thrown on a rough floor with speed v stops after a distance s if it is thrown with speed nv. Find after what distance it will stop, ये कितना दूर के बाद रुकेगा, ठीक है। आपको करना है इसको, सर এটা साइमल्टेनियसली यूट्यूब पे चलती हो जो देख पारी इधर कोई ब्लॉक को v वेलोसिटी में फेंके, रुका s डिस्टेंस के बाद, इसको nv वेलोसिटी में फेंके, रुका कुछ s डिस्टेंस के बाद, s डैश डिस्टेंस के बाद, कोरिलेट देम। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी रुक गया है, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस। दूसरे केस में हाफ mv का स्क्वायर इज इक्वल टू f इंटू एस डैश। कितना सिंपल है। ये हुआ केस 1, ये हुआ केस 2। ये एस डिस्टेंस जाने के बाद रुका, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये एस डैश डिस्टेंस जाके रुका, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। जस्ट डिवाइड, when you divide you find 1 by m square is equal to s by s dash,
और एच डैश इज इक्वल टू एम स्क्वायर एस। आप में से कितने लोग इस तरीके से किए थे? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसको बिठाता हूं अभी। क्वेश्चन नंबर 11। हो गया? ए ब्लॉक और ए बम ऐसे करते हैं, फिगर ही दे देते हैं, सबसे बढ़िया होगा। ये हुआ, ये हुआ, ये से हुआ, ठीक है। और इसको पहले निकालते हैं इसे। ये म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मास m है। फाइंड व्हाट कांस्टेंट फोर्स must be applied such that the block just starts moving. कितना फोर्स देंगे कि द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स मूविंग? In figure shown, find maximum velocity of block during motion। ब्लॉक का मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा ड्यूरिंग इट्स मोशन? गिवन द ब्लॉक वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, ब्लॉक को रेस्ट से गिराया गया, नीचे आया, गिरा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ब्लॉक का कितना होगा वो आपको सोच के बताना है। देखें कौन ट्राई करते हैं। पहले क्या डिस्कशन किए थे कि जब कोई स्प्रिंग को हम खींचते हैं कोई कांस्टेंट फोर्स F में, अगर उसका मान लो कि कोई एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K है, कोई F फोर्स में हम खींचे, इसका मैक्सिमम एलोंगेशन कितना हुआ? 2F/K। yes, you know. Now you think, when you are at the maximum elongation, what is the force in the spring? Spring force is K into 2F/K। कितना हो गया? 2F। मतलब
by applying a force F, you will produce constant force F, will develop a maximum force 2F in the spring. That 2F must be able to slide this. That 2F maximum force must be able to slide this. तो हम क्या कहेंगे? We write maximum elongation is equal to 2F by K. 8 maximum elongation. What is the spring force? Spring force is equal to K into 2F by K. That is 2F. तो you are getting 100% मैकेनिकल एडवांटेज. जितना फोर्स में खींच रहे हो उसका 200% एडवांटेज मिल रहा है आपको. डबल फोर्स जनरेट हो रहा है. अगर ये स्प्रिंग नहीं कोई स्ट्रिंग होता, थ्रेड होता, F में खींचोगे F ही फोर्स आएगा. अब F में खींचोगे 2F फोर्स आएगा. कब? जब वो मैक्सिमम एलोंगेशन में है. फॉर जस्ट स्लाइडिंग 2F must be equal to mu mg और F required is mu mg by 2. ये फोर्स ही. ठीक है. फॉर जस्ट स्लाइडिंग हमारा 2F जो मैक्सिमम फोर्स आएगा that must be sufficient to overcome the frictional force here. फ्रिक्शनल फोर्स क्या है यहाँ पे? म्यू आर कितना है? mg, that everyone knows. So the maximum frictional force will be mu mg and your maximum spring force must be able to overcome. तो ये इतना हो जाएगा. Now think for this question. This block was dropped from here. गिरेगा स्प्रिंग के ऊपर. पूछा है maximum velocity of the block. क्या आएगा? ब्लॉक का मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा? चलो पहले वो सोचते हैं. When the velocity of the block will be maximum after falling what distance? आपको क्या लग रहा है? कितना दूर गिरने के बाद जो वेलोसिटी होगा उसके बाद वो घटने लगेगा. मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा? मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा? मैक्सिमम वेलोसिटी चलो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा? देखो यहाँ पर तो एक्सीलरेशन है. ध्यान से देखो. इट वाज एक्सीलरेटिंग डाउन. तो क्या एक्सीलरेशन था? g. वेलोसिटी बढ़ने लगा बढ़ने लगा. यहाँ पर आ गया. यहाँ पर आने के बाद स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा. शुरू में थोड़ा सा कंप्रेशन हुआ है ब्लॉक के ऊपर. मान लो x कंप्रेशन हो गया है तो स्प्रिंग फोर्स देने लगा है kx और ये mg है. जब तक kx mg से कम है नेट फोर्स विल बी डाउनवर्ड. देयर विल बी नेट डाउनवर्ड एक्सीलरेशन. वेलोसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग. एक समय आएगा जब कि जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा नीचे जाएगा तो क्या होगा? और कंप्रेशन होगा. ये बढ़ रहा है तो क्या होगा? mg कांस्टेंट है, kx बढ़ने लगेगा. एक समय आएगा जब kx mg के बराबर हो जाएगा. तब उसके बाद और नीचे जाएगा तो kx mg से ज्यादा हो जाएगा और ब्लॉक का रिटार्डेशन शुरू होगा. सो ब्लॉक एक्सीलरेट करेगा कब तक? जब तक kx is equal to mg. ब्लॉक विल एक्सीलरेट टिल kx is equal to mg. उसके बाद वो रिटार्डेशन करना शुरू करेगा. अगर हम इसका वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो कैसा होगा सोचो तो. पहले हम कहेंगे वेलोसिटी टाइम डायग्राम. वेलोसिटी 0 था, एक्सीलरेशन कांस्टेंट था, है ना. स्लोप वाज g. उसके बाद क्या हुआ? उसका एक्सीलरेशन घटने लगा बिकॉज kx स्टार्टेड अपोजिंग. नाउ द केस इज ऑफ डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन. सो इट विल गो लाइक दिस. सो यू सी द स्लोप इज डिक्रीजिंग. उसके बाद वेलोसिटी मैक्सिमम आएगा. उसके बाद वेलोसिटी घटेगा. वेलोसिटी घटेगा मतलब रिटार्डेशन होगा. कैसा रिटार्डेशन? इंक्रीजिंग रिटार्डेशन और डिक्रीजिंग रिटार्डेशन. क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएगा ज्यादा फोर्स आएगा, मोर रिटार्डेशन होगा. इंक्रीजिंग रिटार्डेशन. इंक्रीजिंग रिटार्डेशन मींस द डायग्राम विल बी लाइक दिस. सो यू सी द ग्राफ बिकम्स 0 समवेयर हियर. यहाँ पर आके कहीं 0 हो जाएगा. तो यहाँ तक क्या था? कांस्टेंट एक्सीलरेशन. यहाँ तक क्या था?
डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, यहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीजिंग रिटार्डेशन, वेलोसिटी बिकम्स 0। ये पीरियड था कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये पीरियड क्या था, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। ये पीरियड में क्या हुआ, इंक्रीजिंग रिटार्डेशन। ठीक है, तो ऐसे करके हो रहा है 3 पार्ट में। तो वेलोसिटी कब मैक्सिमम था, रिटार्डेशन से जस्ट पहले। रिटार्डेशन कब हुआ, यहाँ पे कब है वो, कब रिटार्डेशन शुरू हुआ, यहाँ पे क्या हाल था, यहाँ पे तो kx was equal to mg, उसके बाद 1 से बढ़ गया, रिटार्डेशन बढ़ने लगा। So what you observe here, you observe that the velocity will be maximum at kx equal to mg। ये मैथमेटिकली हुआ, आपको फिजिकली में समझाया, जैसे ये गिरा, एक्सीलरेट किया, वेलोसिटी बढ़ा। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा जब दबा हुआ था ये, तब छोटा सा फोर्स था, mg ज्यादा था, तब भी एक्सीलरेट कर रहा था, तब भी एक्सीलरेट कर रहा था एक समय तक, जब तक kx was equal to mg, वहां तक वो एक्सीलरेट किया। उसके बाद रिटार्डेशन शुरू हुआ। तो आपको समझ में आना चाहिए, पहले समझ में आना चाहिए, द ब्लॉक विल एक्सीलरेट और एट मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक x, द कंप्रेशन इन स्प्रिंग कितना है, इट इज mg/k। ये हाल में ये x दब चुका है, mg कितना था 4g, k कितना था 80, so it is coming 0.5 मीटर। सो 2.5 मीटर गिरने के बाद उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। Thus, after falling 2.5 meter, its velocity is maximum। चलिए, यहां से ये था, अब ये 2.5 मीटर आ चुका है, ब्लॉक यहाँ पर है, इसका वेलोसिटी जानना चाहते हैं, स्प्रिंग ऑलरेडी दब चुका है। तो पोजीशन ए से बी तक जाओ, एनर्जी इज कंजर्व्ड, यहाँ पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो एनर्जी इज कंजर्व्ड, यहाँ का एनर्जी बराबर होना चाहिए। तो हम कहेंगे इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो यहां से यहां तक आने में मान लो इसी को ही रेफरेंस ले लेते हैं, कितना नीचे आया है 2.5 मीटर, ठीक है ना। तो कितना लॉस हुआ, इनिशियल एनर्जी क्या था, पोटेंशियल एनर्जी 4g इंटू 2.5, फाइनल एनर्जी ब्लॉक के पास कुछ वेलोसिटी है जो मालूम नहीं है, प्लस स्प्रिंग दब गया है, स्प्रिंग कितना दब गया है 0.5 मीटर। सो हाफ के 0.5 का स्क्वायर, unknown is v and can be found, unknown is v and that can be found। आपकी डाउट है कि क्वेश्चन नंबर 11 में वो 2f कहां से आया। पहले आप ऐसे सोचो, कुछ में आपको केसेस दिया हूं, हैव वी नॉट डन दिस केस। चलो ये क्वेश्चन को करते हैं। ये मान लो कि दिस इज नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग और ये ब्लॉक को यहां से छोड़ दिया गया। ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ओके, the block oscillates, obvious है, छोड़ देंगे तो ऑसिलेट करेगा, ऐसे नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे तो होगा ही। What are accelerations of the block at upper and lower extreme
Through this question, I hope you will be able to follow the previous one. ये ऑसिलेट करने लगा यहाँ पे और यहाँ पे ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या था। चलो पहले निकालते हैं कि कितना नीचे गया। सपोज y नीचे गया, A से B तक का मोशन देख रहे हैं और A to B मोशन। जब ये A से B तक गिरा, ये एक्सट्रीम पोजीशन है भाई, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी कितना है, एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, अब ये वापस जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी कितना था, 0 था, तो कोई काइनेटिक एनर्जी में फेरबदल नहीं हुआ, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो लॉस हुआ है। यहाँ से जब यहाँ पर आया, y डिस्टेंस नीचे आया, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना लॉस हुआ, mgy। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना गेन हुआ, हाफ के वाई स्क्वायर। तो क्या मिला, y का वैल्यू 2mg/k, मतलब जो यहाँ पे होगा स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा 2mg/k। ठीक है। 8b स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, k × y होगा ना, क्योंकि स्प्रिंग का कांस्टेंट k, एलोंगेशन हुआ है y, कितना होगा ky मतलब 2mg। Reading, when the force mg is constant, it is going here, by the time it reaches here, spring force is becoming 2mg। अगर ये F होता, spring force हो जाता 2F। ठीक है। 8b, अगर हम बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे, स्प्रिंग फोर्स 2mg है और ग्रेविटी mg है, सो एक्सीलरेशन क्या होगा, 2mg माइनस mg/m इज इक्वल टू g। किस डायरेक्शन में, अपवर्ड। सो लोएस्ट पॉइंट में एक्सीलरेशन इज अपवर्ड। 8a क्या स्प्रिंग फोर्स 0, ब्लॉक के ऊपर क्या फोर्स आ रहा है, ओनली mg। स्प्रिंग फोर्स 0 है क्योंकि स्प्रिंग इज एट नेचुरल लेंथ, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, g in the downward direction। So the highest point acceleration is g in the downward direction, the lowest point acceleration is g in the upward direction, and at the midpoint acceleration is 0 when mg is equal to kx। when mg is equal to kx, यहाँ पे acceleration 0 होगा। समझ में आ गया कैसे ये डबल फोर्स हो रहा है, समझ में आ गया। यस सर। चलो समझ में आ गया तो बताओ, ये क्वेश्चन में दे रहा हूं, अगर समझ में आ गया तो मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या, सपोज यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा है और यहाँ पे कोई स्प्रिंग लगा है और ये ब्लॉक के नीचे कुछ पैकिंग देना है। कैसे पैकिंग देंगे, कोई उठाएगा तो नीचे पैकिंग दे देंगे, थोड़ी देर के लिए उठाएगा तो तुरंत आप पैकिंग लगा दोगे। बताओ व्हाट मिनिमम फोर्स यू हैव टू अप्लाई टू गिव ए पैकिंग हियर, ताकि थोड़ा सा उठ जाएगा तो तुरंत पैकिंग दे दोगे। स्प्रिंग लगा है, व्हाट मिनिमम कांस्टेंट फोर्स यू हैव टू अप्लाई सो दैट इट विल बी जस्ट लिफ्टेड। You know, when you apply a force F, what will be the maximum spring force? 2F. That 2F must be able to lift it up. 2F is equal to mg, so F must be mg/2. If you apply mg/2 force, तो मोमेंटली ये उठेगा और उसके नीचे आप पिकिंग दे सकते हो। That is the mechanical advantage you are using springs. समझ में आ रहा ना? अगर ये थ्रेड होता कितना फोर्स लगाने से उठेगा, थ्रेड होता तो फोर्स लगाते mg, लेकिन स्प्रिंग लगाने से फोर्स लगाना पड़ेगा mg/2। क्या ये चीज समझ में आया?